रिजल्ट आने के बाद जिसकी हार होती रही है वो गवर्नर के पास जाकर रिजाइन कर देता है और फिर उसके बाद अगले मुख्यमंत्री की शपथ हो जाती है। लेकिन ममता बनर्जी कह रही कि हारी तो हूं नहीं कि रिजाइन करूंगी, तो मैं इस्तीफा देने नहीं जा रही। तो सवाल है कि फिर आगे क्या? ममता बनर्जी फिलहाल मुख्यमंत्री पद पर है और इस्तीफे के बाद ही नया सीएम शपथ ले सकता है। अब अगर ममता बनर्जी अपने जिद पर अड़ी रहती हैं और इस्तीफा नहीं देती हैं तो नई सरकार बनने का रास्ता कैसे साफ होगा, इस पर सस्पेंस खड़ा हो गया। अब जाहिर सी बात है कि इससे संवैधानिक संकट भी खड़ा होगा और सिर्फ इतना नहीं बल्कि केंद्र सरकार के साथ जबरदस्ती का टकराव भी शुरू हो जाएगा। लेकिन ममता बनर्जी भूल रही हैं कि संविधान में ही इससे निपटने का भी तरीका है। आपने चुनावी रैलियों में देखा होगा और इसीलिए आज जब मैं आया शो में तो संविधान की प्रति लेकर आया, क्योंकि यही संविधान की प्रति लेकर तमाम नेता विपक्ष के, चाहे राहुल गांधी हो, ममता बनर्जी हो, वो भर चुनावी रैलियों में लोगों के बीच जाकर कहे कि इसी संविधान को बचाने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। लेकिन इसी संविधान में बताया गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होगी, चुनाव जीतने के बाद क्या होगा, हारने के बाद क्या होगा, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। लेकिन अब शायद यह संविधान की प्रति उनके दिमाग से उतर गई, तो जाहिर सी बात है इसी संविधान से रास्ता निकलेगा और इसके लिए भी संविधान में नियम साफ है। इसकी जानकारी भी आपको दूंगा। भारतीय संविधान के मुताबिक मुख्यमंत्री का पद राज्यपाल की मंजूरी तक ही बना रहता है। इसमें लिखा हुआ है अनुच्छेद 164(1) में, और पढ़िएगा उसे जाकर। अनुच्छेद 164(1) कहता है कि राज्यपाल ही मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। अब अगर मुख्यमंत्री चुनाव हार गए हैं या उनकी पार्टी सदन में बहुमत खो चुकी है और फिर भी वो इस्तीफा देने में आनाकानी करते हैं, तो भाई राज्यपाल के पास अधिकार है बर्खास्त कर देने का कि चलिए हटिए, ना आपके पास मैंडेट है ना नंबर है, चुनाव आप हार गई हैं, तो कर क्या रही है कुर्सी पर? तो सवाल यह कि ममता बनर्जी क्या बर्खास्तगी का इंतजार कर रही है? अरे हजम करिए कि आप चुनाव हार गई, ये डाइजेस्ट करना होगा। इसी तरीके से लोकतंत्र चलता है। फिर जाकर अगले 5 साल जमीन पर मेहनत करिए और अगले चुनाव में फिर दिखाइए कि देखिए हम ही पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े नेता। लेकिन फिलहाल एक अलग तरीके की जंग चल रही है। अब नहीं हटेंगी तो होगा क्या कि राज्यपाल एक आधिकारिक आदेश जारी करेंगे, वर्तमान सरकार को तत्काल प्रभाव से वो भंग कर सकते हैं, यह प्रावधान है। दूसरा विकल्प भी है और वो ये कि अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं तो राज्यपाल विधानसभा का विशेष सत्र बुला सकते हैं और इस सत्र में बहुमत साबित करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। वैसे अभी बंगाल में बीजेपी के पास 206 सीटें हैं और टीएमसी के पास सिर्फ 80 सीट है, लेकिन नई विधानसभा में नए विधायकों की शपथ हुई नहीं है। लेकिन एक असेंबली का टर्म फिक्स होता है, यानी विधानसभा कोई भी अस्तित्व में आई तो उसका कार्यकाल यह नहीं कि अनलिमिटेड समय तक चलता रहेगा। लिहाजा गवर्नर फर्स्ट ऑप्शन की तरफ जाएं, इसकी संभावना ही ज्यादा है, क्योंकि 7 तारीख को तो विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो, यानी 1 दिन बाद 2 दिन बाद, आप समझिए। तो फिर कैसे आगे बढ़ेगा? तो एक विकल्प बचता है जिसकी संभावना ज्यादा है, वो ये कि बर्खास्त किया जाए इस सरकार। अब जाहिर सी बात है ममता बनर्जी आज मीडिया के सामने आई, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की और कहा कि इस्तीफा नहीं दूंगी, हारी थोड़ी नहीं हूं, तो खलबली मचनी थी, मच गई। उधर ममता बनर्जी के हार से इंडी गठबंधन में भी खलबली मची है, क्योंकि कोई सोचा नहीं था कि ऐसे हारेंगी ममता बनर्जी। विपक्षी पार्टियों ने बंगाल में एक ऐसा सूबा था, यानी पूरे विपक्ष में बंगाली एक ऐसा सूबा था जहां ममता बनर्जी के किले की दीवारें बीजेपी भेद नहीं पा रही थी 2014 से लेकर अभी तक। और कई सारे नेता इस बात का जिक्र भी कर रहे हैं कि इस बार क्या हो गया कि जीत गए। लेकिन इस बार चुनाव में ममता का, या यूं कह लीजिए पूरे विपक्ष का सबसे मजबूत किला भरभरा कर गिरेगा। और जैसे ही ये हुआ, इंडी गठबंधन में खलबली मच गई। नतीजे आने के बाद ममता बनर्जी से विपक्ष के सभी दिग्गज नेताओं ने तुरंत फोन मिलाया और बातचीत की। और वही विपक्षी नेता जो इसी चुनाव में जाकर पश्चिम बंगाल के ही रण से ममता बनर्जी को जी भर कोस रहे थे और ये कह रहे थे, राहुल गांधी कह रहे थे कि इन्हीं ममता बनर्जी के गुंडाराज के चलते बीजेपी को बंगाल में आने का रास्ता मिला। अब वो फोन पर बातचीत कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने इसका जिक्र प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया। उन्होंने दावा किया कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव सभी ने उनसे बातचीत की। वो ये भी दावा कर रही है कि अखिलेश यादव तो कल उनसे मिलने कोलकाता भी जा रहे हैं। जाहिर सी बात है सपा खेमे में ज्यादा हड़कंप है और इसलिए है क्योंकि एक नैरेटिव बना और अगले साल यूपी में चुनाव है। इस जबरदस्त झटके के बाद अब ममता बनर्जी को भी इंडी गठबंधन की जरूरत महसूस होने लगी है। यह आज उनकी बातों में समझ में आया। जो पहले कहती थी एकला चलो, वो आज कह रही है कि पूरा विपक्ष एकजुट। तो अब दीदी कह रही है कि इंडी गठबंधन को मजबूत करेंगे। उन्होंने क्या कहा वो आपको बताता हूं। ममता बनर्जी ने कहा कि मेरा टारगेट है कि मैं इंडिया टीम को और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाऊंगी। अब मैं फ्री बर्ड हूं, अब तो मेरी मुख्यमंत्री की कुर्सी भी नहीं है,
तो फ्री बर्ड हूं, कहीं भी जा सकती हूं, खुली चिड़िया हूं, उड़ूंगी आसमान में। आप ये सोचिए कि एक और कह रही है कि मुख्यमंत्री पद की कुर्सी नहीं है, दूसरी ओर कह रही है इस्तीफा नहीं दूंगी। तो फिर सवाल उठता है कि भाई ये सब जानबूझकर सीन क्रिएट क्यों कर किया जाए। ममता बनर्जी अब राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने का मन बना रही। इसीलिए आज उन्होंने ईवीएम को लेकर एक ऐसा सवाल उठाया जो पहले भी कई राज्यों के चुनावों में उठाया जा चुका है। ममता बनर्जी ने आज ईवीएम में गड़बड़ी का बड़ा आरोप लगाया और टेक्निकल सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि जब वोटिंग खत्म होती है तो ईवीएम की बैटरी का लेवल डिस्चार्ज होकर 40% के नीचे पहुंच जाता है, लेकिन काउंटिंग सेंटर पर जब ईवीएम खोले गए तो 90 से 95% तक चार्ज थे। तो ऐसा कैसे हो गया? हालांकि यह सवाल पूछते हुए ममता बनर्जी ये भूल गई कि थोड़ी देर पहले वो ये भी आरोप लगा रही थी कि हमारे एजेंट तो थे ही नहीं। अरे एजेंट थे नहीं तो देखा कैसे कि 90% 95% बैटरी हो गई? तो थे ना वहां पर, और थे तो फिर चुनावी प्रक्रिया का पालन भी हुआ। खैर आगे बढ़ते हैं। हरियाणा चुनाव में आपको याद होगा कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी यही सवाल उठाया, बैटरी का, ईवीएम की बैटरी कितने परसेंट चार्ज है जब काउंटिंग के लिए खोला गया, यह सवाल। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष और कई कांग्रेस उम्मीदवारों ने भी यह सवाल उठाया। उनका कहना था कि पोलिंग खत्म होने के बाद भी ईवीएम 90 से 99% तक चार्ज थे। ऐसा कैसे हो सकता है जब वोटिंग के बाद ईवीएम को बंद करके रखा गया? कांग्रेस उम्मीदवारों का यह भी दावा था कि जिन ईवीएम की बैटरी 90% से ज्यादा चार्ज थी उस पर बीजेपी जीत रही थी। तो बीच में कुछ खेला हुआ क्या? और जिन ईवीएम की बैटरी 60 से 70% से कम चार्ज थी उन ईवीएम मशीनों पर कांग्रेस आगे चल रही थी, यह आरोप लगाया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने तो चुनाव आयोग में इसकी शिकायत भी की और आशंका भी जताई थी कि बैटरी परसेंटेज में एनोमली यानी विसंगति इलेक्शन रिजल्ट से जुड़ी हुई लग रही है, इसको लेकर जांच हो। जबकि कपिल सिब्बल ने कहा था कि जिन ईवीएम की बैटरी वोटिंग के दिन 70% डिस्चार्ज हो जाए वो काउंटिंग डे के दिन 90% चार्ज कैसे दिखा सकती है? ईवीएम की बैटरी को लेकर पहले ममता बनर्जी का आप बयान सुनिए, उसके बाद आपको बताऊंगा कि चुनाव आयोग ने ईवीएम की बैटरी इश्यू को लेकर क्या जवाब दिया था। हम लोग जैसा फाइट किया इंची टू इंची, इतना फाइट हम लोगों ने किया जिंदगी मौत को सामने रख के। तो अभी अगर हमारा फाइट तो बीजेपी का साथ नहीं था, हमारा फाइट था इलेक्शन कमीशन का साथ। और अगर इलेक्शन कमीशन बेच जाए, अगर जुडिशियरी से कोई जस्टिस ना मिले, अगर इतना लोगों को लॉजिस्टिकल नाम पे निकाल दिया जाए, वन साइडेड इलेक्शन ऑफिसर लोग काम करे, स्विच ऑफ कर दे, ईवीएम मशीन कैप्चर करे। आप हमको बताइए, जब लोगों ने वोट देता है मशीन में, उसका चार्ज, बैटरी चार्ज 40 का नीचे उतर जाता है, लेकिन 1995 कैसे हुआ? कैसे हुआ? आई एम रेजिंग द क्वेश्चन। तो ईवीएम की बैटरी 90 से 95% कैसे हो गई काउंटिंग के दिन? यह ममता बनर्जी सवाल उठा रहे। चुनाव आयोग ने ईवीएम बैटरी के कम ज्यादा चार्जिंग लेवल के मुद्दे को एक टेक्निकल इश्यू बताया था और ईवीएम बैटरी को लेकर जितने भी सवाल पूछे गए थे सभी का एक जैसा जवाब दिया था। चुनाव आयोग ने क्या इस सवाल का पहले जवाब दिया था वो आपको बता देता हूं। चुनाव आयोग का यह कहना था कि ईवीएम की बैटरी का परसेंटेज डिस्प्ले वोल्टेज बेस्ड है। इसमें 7.4 वोल्ट से ऊपर चार्ज होने पर बैटरी लेवल 99% तक दिखता है, जबकि यह बैटरी की एग्जैक्ट रिमेनिंग लाइफ यानी बची हुई पावर क्षमता नहीं होती है। इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा कि वोल्टेज धीरे धीरे गिरता है। पोलिंग और काउंटिंग दोनों के लिए बैटरी काफी होती है। इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम की बैटरी को लेकर किए जा रहे सवालों को बेसलेस बताया और खारिज कर दिया कि यह जो तर्क दिया जा रहा है कि 30-40% होनी चाहिए, 90-95, 80 कैसे हो गई, यह सवाल ही बेसलेस है। यह भी कहा गया था कि ईवीएम की बैटरी लेवल का वोटिंग, काउंटिंग या रिजल्ट से कोई लिंक नहीं है, यानी ईवीएम की बैटरी कितने परसेंट चार्ज है इससे जो उससे रिजल्ट निकलेगा, इन दोनों का कोई लिंक नहीं है, तो जोड़िए मत इसको। लेकिन हरियाणा में कांग्रेस ने जोड़ा और अब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी इसको जोड़ रहे। मतलब हालत यह है कि हार गए हैं, रोने का भाई पुराना बहाना है। अरे हार गए, जाइए, बीजेपी को मौका मिला है, उन्हें मैंडेट मिला है, उनको सरकार बनाने दीजिए और फिर कमियां निकालिए, क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष यही काम करता है। और कमियों को लेकर जनता के पास जाइए और देखिए कि पश्चिम बंगाल की हालत सुधारने का जो वादा बीजेपी ने किया था वो वादा बीजेपी पूरा करती है कि नहीं। अब अगर बंगाल में ईवीएम खराब था तो सवाल उठता है कि भाई केरल में कौन सा बैलेट पेपर से चुनाव हुआ? केरल में भी तो ईवीएम से चुनाव हुआ, वहां जीत गया तो ईवीएम ठीक है, वहां परसेंटेज भी ठीक है,
वहां कोई बैटरी नहीं देखने गया कि ईवीएम में कितने परसेंट बैटरी वोटिंग डे के दिन थी और कितनी परसेंट बैटरी काउंटिंग डे के दिन थी। तुलना करते देखकर भी सवाल तमिलनाडु को लेकर भी है कि भाई तमिलनाडु में क्या हुआ। लेकिन आप लॉजिक देखिए, तर्क देखिए, जहां इंडी गठबंधन हार गया वहां ईवीएम की बैटरी अधिक हो गई, मतलब बंगाल और असम वहीं ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। तो भाई सवाल यह कि कौन सा लॉजिक है। और फिर सवाल तो यह भी है कि आप यहां पर पश्चिम बंगाल में कह रही हैं और कांग्रेस सपोर्ट भी कर रही है कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। अब केरल में कांग्रेस को सरकार बनाना है, वहां पर पिनराई विजयन मुख्यमंत्री थे, वो भी कहें कि हम हारे नहीं हराए गए हैं। स्टालिन भी कहें कि हम हारे नहीं हराए गए हैं, तो बनाते रहिए अगली सरकार। केरल में तो कांग्रेस को सरकार बनाना है, जाइए बनाइए। पिनराई विजयन अगर कोई आइडिया दे दे कि आप भी ममता बनर्जी की लाइन पर चलिए तो। अब सवाल तो उठता है कि भाई पूरा विपक्ष पब्लिक को समझता क्या, बहाना भी ढूंढ कर लाओ तो कुछ ऐसा जिस पर लोग विश्वास करें, कुछ तर्क हो, कोई फैक्ट हो, आप सिंग कर सकें। यह नहीं कि सोकर उठे और कोई भी बहाना कर दिए। और यह भी एक बात समझना चाहिए कि एक कहावत फिर कहता हूं कि कार्ड की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, तो ईवीएम का रोना नहीं चलेगा। चुनाव भी लड़ेंगे, जहां जीत गए वहां पर ईवीएम को एक्सेप्ट भी करेंगे, जहां हार गए वहां कहेंगे सारा विलेन ईवीएम है और सारा विलेन चुनाव आयोग है और चुनाव आयुक्त। अब एक और ममता बनर्जी ईवीएम का रोना रो रही हैं, तो इधर बीजेपी बंगाल में अपना सीएम चुनने की तैयारी में जुट गई। अब बंगाल में सीएम चेहरा कौन होगा, पहली बार बीजेपी बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती रही है, उनके विजन की बातचीत बीजेपी करती है, तो कोई दमदार आदमी चाहिए था जो जाकर वहां पर सीएम चेहरे का नाम वहां पर विधायकों से बातचीत करके अनाउंस करे। और जाहिर सी बात है, अमित शाह से बड़ा नाम कोई हो नहीं सकता है, इसलिए अमित शाह को यह जिम्मेदारी सौंपी।